नमस्ते +2 क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, तीसरे भाग में आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी का यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके दो बड़े महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उसका वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। जिस दिन लेखक मोहनजोदड़ो में घूम रहे थे कि जोर से हवा चल रही थी। लेखक बता रही हैं कि उस दिन हवा है वो बहुत जोर से बह रही थी, तेज गति से। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की धमनी में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। कैसे उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि तेज हवा आ रही थी और जैसे ही वो उस खंडहर में टूटे फूटे घरों में से गुजर रहे थे तो हवा के थपेड़े उनको लग रहे थे। जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं और तेज़ गति से वाहन हमारे पास से गुजरता है तो किस तरह से हवा का जोर का झटका सा आता है और उनके टायरों से और जो हवा की गति होती है वो उनके साथ एक लय सी होती है। वही लेखक कह रहे हैं कि उन खंडहरों में जब हम घूम रहे थे, मतलब सूना परिवेश था, सब कुछ सूना सूना था, तो सूनी जगह में आवाज़ होती है वो और ही तेज़ भी हो जाती है। तो वहाँ लेखक ने कहा है कि एक लयबद्ध तरीके से हवा जोर से बह रही थी। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधेरा भी सुनाई दे जाता है। मतलब आसपास का अंधियारा होता है, लेखक ऐसा महसूस करते हैं कि वो भी हमें सुनाई दे सकता है। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि मतलब अगर हम किसी के घर में एंट्री करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो फिर उसी दरवाजे से हम बाहर आते हैं और फिर दूसरे घर में जाते हैं। लेकिन वहाँ तो वो सब खंडहर है, टूटा फूटा पड़ा है। मतलब एक टूटी फूटी दीवार है, थोड़ी सी ऊंची है मान लो, उसको पार करके दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, इस तरह से जा सकते हैं। सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में। मतलब एक घर दूसरा घर तीसरे घर, सब कुछ वो खंडहर होने की वजह से ऊपर छत नहीं है तो वो सारे घर मिले हुए से लग रहे हैं, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो गया हो। मतलब वो सारे घर एक घर की तरह हो गए हैं। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। कहने का मतलब है जिस घर के अंदर नहीं कोई रहता उसको तो हम मकान कहते हैं, वो तो मकान हो गया फिर। और जिस घर के अंदर परिवार रहता है, उनके अलग संस्कार होते हैं, वही घर कहलाता है। तो वहाँ अब कोई रह नहीं रहा था, फिर भी लेखक को वहाँ महसूस हो रहा था कि जो लोग वहाँ रह रहे थे, मतलब हर एक घर, वो सारे घर एक लग रहे थे, लेकिन हर घर की अलग अलग मान मर्यादा होती है, मान सम्मान होता है, अलग नियम होते हैं, अलग सिद्धांत होते हैं, अलग संस्कार होते हैं। तो कि लेखक को उन घरों को देखने से, उन खंडहरों को देखने से हर एक एक घर की अलग जो संस्कार है उसको महसूस किया जा सकता है, भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोबेश मतलब ज़्यादातर हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो, किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। मतलब वहाँ लोग क्यों जाते हैं मोहनजोदड़ो के खंडहर को देखने के लिए? लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है देखने की, जानने की कि यहाँ कैसे घर हैं, रसोई कहाँ थी, क्या सिस्टम था, 5,000 साल पुरानी कोई चीज़ें हैं तो कैसी रही होगी। तो कि वो तो जिज्ञासा थी ही थी। जैसे एक खंडहर घर को
दूसरे घर में जो प्रवेश कर रहे थे, लेखक कह रहे हम, कि वो अपराध मतलब ऐसे उनको ये गलत लग रहा था। बोध का मतलब ज्ञान होना, अपराध का ज्ञान, कि हम गलत कर रहे हैं, बिना पूछे ही किसी के घर में जैसे घुस रही है। अनधिकार मतलब अधिकार नहीं होता। अजनबी घर में मतलब किसी के घर में ऐसे ही प्रवेश हम नहीं करते। ये भी हमारे संस्कार होते हैं कि हम किसी अजनबी के घर में जाते हैं तो पहले अपनी पहचान बताते हैं, या दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, या अब तो बेल लगी होती है बेल बजाते हैं, मतलब सीधे किसी के घर हम नहीं जाते। और वहाँ क्या है कि वो तो खंडहर हो चुके हैं, वहाँ कोई रहता भी नहीं। फिर भी लेखक कहते हैं लोगों के मन में मतलब थोड़ा सा अपराध सा, गलत सा लग रहा था कि कैसे हम किसी के घरों में जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं लेखक, जैसे किसी पराए घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। मतलब किसी हर एक घर को अलग कर दिया। मान लिया कि लेखक ने पहले कहा था कि सब घर मिलकर के एक घर हो गया है, लेकिन हर घर अलग अलग उन्होंने इस तरह से, मतलब इतने ऊंचे टीलों से 5,000 साल पुराने जो ये सभ्यता थी, तो खुदाई करने वाले अगर खुदाई करते हैं तो मतलब तोड़ फोड़ और हो जाती है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं होता कि कहाँ रसोई थी कहाँ घर था, मतलब वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी बारीकी से कंघी करने कर का मतलब है संभल संभल के संवारा, उनको हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से, बड़ी कोमलता से उन चीज़ों की जांच पड़ताल की, मतलब उनको निकाला, उनकी खुदाई की, कि आपको महसूस हो सकता है कि ये अलग अलग घर हैं, आपको दिखाई दे सकता है, आप जान सकते हो कल कोई यहाँ बसता था, मतलब आप जान सकते हो कि मतलब थोड़े ही दिनों की बात है कि यहाँ कोई रह रहा होगा। इतनी सावधानी से उन्होंने ये खुदाई की थी। कहने का मतलब ये है कि जो खुदाई हुई थी बड़ी ही सावधानी तरीके से की गई है कि हर चीज़ को कोई भी नुकसान उन्होंने नहीं किया। ज़रूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। मतलब हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी, ये हमारी परंपरा है, लेकिन हमारे घर नहीं। वो घर उन लोगों के थे जो वहाँ पहले रहते थे। क्या बता रहे हैं लेखक आगे, अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियां या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे जैसे लेखक मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों में जाते हैं, लेखक को राजस्थान की याद आती है, राजस्थान के बारे में सोचते हैं। तो ये बात लेखक बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे ही मैं मोहनजोदड़ो की गली और घर में जाता, लेखक को राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें याद आती। मतलब लेखक मानते हैं कि वो संस्कृति, जो सभ्यता थी, वो राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मैच करती थी, मिलती थी। आगे हम पढ़ेंगे भी। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। मतलब ये नहीं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये गुजरात जो सिंधु नदी वाला, या जो राजस्थान का जो एरिया है, इनकी जो दृश्य हैं, इनका वातावरण परिवेश है, वो एक जैसा है। इसकी वजह ये नहीं कि इसकी वजह से मुझे राजस्थान और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ की जगह है, मोहनजोदड़ो की जो जगह है, वो एक जैसी दिखाई देती है। कोई और बात है जो लेखक हमें आगे बताएंगे। क्या बताते हैं, कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ती है। यहाँ से कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, वहाँ राजस्थान से। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। ज्वार की खेती भी होती है। मतलब बाजरे और ज्वार की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, मोहनजोदड़ो के लोग वो करते थे, और वो चीज़ें राजस्थान में भी होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा एक गांव का नाम है, तो इसके बारे में बताएंगे कि कुलधरा के गांव है जो राजस्थान का, वो मोहनजोदड़ो से कैसे मिलता है। यह जैसलमेर के मुहाने
पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। क्या बता रहे हैं लेखक आगे? उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गमी का मतलब दुख। गांव में घर है पर लोग नहीं, कि गांव के अंदर घर है जैसलमेर के अंदर एक, और उसके अंदर लोग नहीं रहते। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था। मतलब 100-150 साल पहले गांव के जो लोग थे वो अपने राजा से उनका मतभेद हो गया और अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वो वहाँ का सामान है, वो घर है, बासिंदा होता है बसेरे करने वाले, यानी वहाँ के जो निवासी थे वो रातों रात ही वो गांव छोड़ करके सभी चले गए। सारा का सारा गांव जो है खाली कर दिया उन्होंने। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा के ले गए। मतलब उन घरों के जो दरवाजे थे लोग चोरी करके या तोड़ करके उनको ले गए। असबाब होता है सामान, उन लोगों का सामान भी लोग वो पीछे से कोई दूसरे गांव वाले हैं या कोई चोर हैं वो उठा करके ले गई। घर खंडर हो गए हैं पर ढहे नहीं, मतलब टूट फूट तो हो चुकी है बिल्कुल ऐसे, मतलब वो बिल्कुल ही उनका जो नाश है वो नहीं हुआ। अब भी हर एक घर अलग अलग वहाँ है। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियाँ ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया। मतलब जो खंडहर हैं वहाँ की जो निशानी है, वहाँ से वो लोग और गांव के लोगों की जो याद है, उनको अनुभव है, उनको महसूस किया जा सकता है। जैसे लेखक 5000 साल पहले भी लोगों का, वहाँ की लेखक ने बताया कि रसोई की गंध है, वाहनों का आना जाना है, वो सब महसूस किया जा सकता है। वैसे ही उन खंडहरों से उन लोगों को याद किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। कि उस गांव को देखकर ऐसा लगता है, कई बार हम क्या देखते हैं गाँव के अंदर कि खेती बाड़ी का काम होता है, उस समय फसल काटने का काम होता है, सारे के सारे गांव वाले हैं खेतों में चले जाते हैं, दरवाजे उनके बंद होते हैं, कोई चहल पहल नहीं होती। जैसे हम गांव में जाते हैं तो बिल्कुल सूना सूना रहता है, तो हमें कैसा लगता है कि जैसे शाम को यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाते होंगे। फिर मतलब लोगों के अंदर मतलब कितनी लोग टहलते होंगे। तो इस तरह से लेखक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद ऐसा हमें लगता है कि जैसे वहाँ के लोग हैं वो शाम को वापस आ जाएंगे। राजस्थानी नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के घर, कई घर भी आज वैसे ही मिलते जैसे हजारों साल पहले। मतलब राजस्थान की ही बात नहीं है, गुजरात में भी है, पंजाब और हरियाणा में कुएं, कुंड, जैसे अब कई कुएं और कुंड हैं वो हम सूने पड़े हुए गांव के अंदर पानी तो लोग कई लेते नहीं। कई कुंड हैं जो कई कुएं हैं उनका पानी भी प्रयोग में लाते हैं, कई वैसे ही सूने पड़े रहते हैं। और पहले की जो गलियां हैं वो आज भी उसी तरह की गलियां मिल जाएगी गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। और कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी मिलेंगे, कच्चे घर भी हमें कहीं देखने को मिलते हैं। आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल, मतलब पहले पुराने समय की कई चीज़ें आज भी गाँव के अंदर मिल सकती है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। जॉन मार्शल थे, उन्होंने एक पुस्तक छपवाई थी विशद प्रबंध के नाम से, जिनके 3 खंड थे, 3 भाग थे। तो उसके अंदर जो मोहनजोदड़ो से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितने भी उनसे संबंधित चित्र हैं, वो उसके अंदर छपवाए थे। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी चित्र प्रकाशित है। बैलगाड़ी का चित्र है उसके अंदर। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। मतलब सतत मतलब लंबे समय से चली आ रही जो परंपरा है, इजहार करने का मतलब दुनिया के सामने ये बताया है, जाहिर किया है। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं छोटा था तब कमानी और ये आरे वाले जो पहिए होते हैं, इस तरह की गाड़ी होती थी, इस तरह के पहियों वाली। लेखक बताते हैं कि हमारे गांव में भी
लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी से जुड़ते थे और दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाया करती थी। मतलब शादी के बाद जो दुल्हन है अपने घर जाती थी वो बैलगाड़ी में जाया करती थी। लेखक के समय की बात बता रहे हैं लेखक। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लग गए। पहले लकड़ी के बैलगाड़ी के पहिए होते थे, बाद में आरे वाले लगने लग गए। और अब तो लेखक बताते हैं जीप के उतारू पहिए लगते हैं। जीप के उतारू मतलब जीप के जो पुराने जो टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो उतार कर अब बैलगाड़ियों में लगाए लिए जाते हैं। हालांकि अब भी वो तो हम देखने हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं गांव के अंदर जो जीप के हैं, जो वाहन के दूसरे उतारू जो पहिए होते हैं वो बैलगाड़ी के अंदर लगाए जाते हैं। आगे क्या बता रहे हैं लेखक। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े, गाड़ी नहीं काविष्कार हो गया है। ऊंट गाड़े को गाड़ी नहीं बता रहे हैं, गाड़ा बता रहे हैं। राजस्थान के अंदर ऊंट गाड़ा बोलते हैं जिसको, इसलिए लेखक कहते हैं कि गाड़ी नहीं ऊंट गाड़ा। मतलब ऊंट गाड़ा कौन सा होता है? बैल गाड़ी का मतलब है बैल जुड़ते हैं, उस गाड़ी को बैल चलाते हैं। और ऊंट गाड़ी को कौन चलाता है? ऊंट चलाता है। कि जहाज, हवाई जहाज के उतारू पहिए ऊंट गाड़ी के लगाते हैं। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। हवा का जहाज मतलब हवाई जहाज। कि हवाई ऊंट तो चलाने वाला और उसके पहिए होते हैं वो जहाज के होते हैं, हवाई जहाज के होते हैं। कि ये ऐतिहासिक गठजोड़ है, पुराना जोड़ है हमारा। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहाँ इस्तेमाल होता होगा। मतलब अब मान लो, मतलब क्या बंद भी हो गया है, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी से अब दुल्हन नहीं जाती। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी भी बाकी है। लेखक ने वहाँ सब कुछ देख लिया था। तो लेखक बता रहे हैं कि मेज़बान जो उनका गाइड था, मार्गदर्शक करने वाला, कहीं घूमने के लिए जाते हैं हम तो वहाँ हमें बताने वाले जो होते हैं कि ये चीज़ें यहाँ हैं, ये इतने साल पुरानी है, हमारा मार्गदर्शक करने वाला होता है। उसको लेखक ने क्या बोला है? मेज़बान। कि मेज़बान ने बताया था कि अजायब घर यानी कि जो म्यूज़ियम है, जो संग्रहालय है मोहनजोदड़ो के अंदर, वो अभी भी देखना है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए। साबुत मतलब सही, कि वहाँ सही इमारत और बना रखी है अजायब घर के रूप में। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकाल आने का एहसास होने नहीं देता। प्रदर्शित सामान कौन सा? जो दिखाने के लिए पुराना सामान है मोहनजोदड़ो का, वो। अजायब घर छोटा ही है म्यूजियम है जो मोहनजोदड़ो के अंदर, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। कस्बाई स्कूल मतलब कस्बे का स्कूल होता है, उसकी छोटी इमारत होती है, छोटी बिल्डिंग होती है। तो उसी प्रकार लेखक बता रहे हैं कि जो मोहनजोदड़ो का अजायब घर है, जो म्यूजियम है, वो छोटा ही है। सामान भी ज़्यादा नहीं है उसमें। क्यों नहीं है ज़्यादा? क्या कारण है? कि जो अहम चीज़ें हैं, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो की, वो तो कराची में, लाहौर में, दिल्ली और लंदन में है। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। जो लिखित रूप में हमें जो मोहनजोदड़ो से जो भी सामान मिला था, जो चीज़ें मिली थी, वो लगभग 50,000 से ज़्यादा है। इतनी तो लिखी जा चुकी हैं। और चोरी चारी हुई हो वो तो अलग से भी हो सकती है, और ज़्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हुई हैं, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में मोहनजोदड़ो के अजायब घर में चीज़ें हैं। पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। मतलब उतने थोड़े सामान से ही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। काला पड़ गया गेहूं वहाँ रखा हुआ है, तांबे और कांसे के बर्तन हैं, मुहरे हैं, वाद्य है, चाक पर बने विशाल मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र हैं, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल पत्थर, तांबे का आईना है, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, और तरह कई खिलौने भी है। दो पाटन वाली चक्की तो अभी भी गाँव के अंदर देखने को मिलती है, जो हाथ से चलाई जाती है। कंगी है,
मिट्टी के कंगन हैं, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार, पत्थर के औजार। ये क्वेश्चन भी रहेगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन सा जो सामान है वो मोहनजोदड़ो के अजायब घर में रखा हुआ है। तो ये हमारा एक यहाँ क्वेश्चन भी रहेगा। अजायब घर में तैनात अली नवाज, जो अजायब घर की रखवाली करता है, तैनात मतलब उसका नाम लेखक क्या बता रहे हैं, अली नवाज, बताता है कि कुछ सोने के गहने भी थे यहाँ, लेकिन बाद में वो क्या है, चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, औजार मतलब खेती बाड़ी करने वाला या अपना जो कारोबार है, अपना काम है करने के लिए जो सामान है उसको, कि वो तो औजार तो मिलेंगे, पर हथियार कोई नहीं है। हथियार कौन से होते हैं, जैसे तलवार हो गई, भाला हो गई, लोग रक्षा करने के लिए सैनिक होते हैं वो रखते हैं, तो वो वहाँ नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं भी, मतलब हरियाणा से लेकर हड़प्पा में जितनी भी खुदाई हुई है एक हथियार नहीं मिला, जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र मतलब राजा, पहले तो राजा महाराजा होते थे, मतलब राजा का शासन जहाँ होता है वहाँ तो फिर वो सैन्य शक्ति रखेगा, हथियार रखेगा अपने शासन को चलाने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी हथियार वहाँ नहीं बरामद हुए हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करने हैं। अभी भी विद्वान समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हथियार वहाँ क्यों नहीं मिले। वहाँ अनुशासन जरूर था, अब अनुशासन था, अनुशासन हथियार के बिना कैसे चलाया जा सकता। लेखक ये तो बता रहे हैं कि विद्वान समझ रही हैं, पर ताकत के बल पे नहीं था। वो क्या समझे हैं कि अनुशासन था लोगों में, लेकिन ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही होगी, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहरे ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे। मतलब इतनी साफ सफाई लोग हैं अपने घरों की तो रख सकते हैं, बाहर भी साफ सफाई, कहीं गंदगी नहीं, तो लोगों के ऊपर कोई दबाव है था या अनुशासन था। या वो कह रहे हैं कि मुहरें ठप्पे कहाँ लगाई जाती हैं, कोई चीज़ स्वीकार कर ली जाती है कानून में, मतलब उसके ऊपर मुहर लगा दी जाती है, तो फिर वो कहाँ से आई। तो लोगों ने हथियार क्यों लिया, मतलब कानून था, अनुशासन था, लेकिन डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, लोगों की समझ थी, समझदार थे लोग, बिना डर के स्वास्थ्य के प्रति सचेत थे और हर एक काम को आपस में सहयोग से करते थे। क्या बता रहे हैं आगे लेखक, दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद। नदारद होता गायब, दिखावा मतलब आडंबर, प्रभुत्व स्वामित्व। स्वामित्व कौन होता है, एक राजा, मतलब वहाँ औजार न मिलना, कहने का मतलब है वहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई राजा महाराजा डरा करके अपनी जनता को नहीं रखते थे। तो अभी तो वो कह रहे हैं कि नदारद गायब है, मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं है, मतलब लोग समझदार थे, संस्कृति थी, अच्छा नगर नियोजन उन्होंने बना रखा था, लेकिन कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रभुत्व नहीं था। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां, पिरामिड आदि मिलते हैं। तो दूसरी जो सभ्यताएं निकल के आई हैं उसके अंदर बड़े बड़े राजमहल मिले हैं, उपासना स्थल भी मिली हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां राजा महाराजाएं मतलब अपने शौक के लिए बनाए, औजार मिले हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले न मंदिर। भव्य मतलब सुंदर, प्रसाद होता महल, राज प्रसाद मतलब राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल, सुंदर महल होते हैं। पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महल होते हैं राजा महाराजाओं के, वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं है।
और ना ही बड़े बड़े मंदिर हैं, न राजाओं महंतों की समाधियां मिली है कहीं। राजा महाराजा पहले अपनी अलग अलग से जैसे ही अपने बाप दादाओं की वो समाधि लगाते थे, बड़े बड़े महंत होते थे, महात्मा होते थे, उनकी समाधि होती थी, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के अंदर ये नहीं है। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, औजार भी छोटी छोटी मूर्तियां हैं और औजार है। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिरपेंच मतलब सिर पे रखने का जो मुकुट था, एक जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक नरेश की याजक नरेश की नाम की जो एक मूर्ति मिली थी, उसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा मुकुट है। और न उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में छोटी, मतलब बनावट में तो मिस्र की सभ्यता की जो नावें हैं उस तरह की थी, लेकिन मिस्र की जो नावें वो बड़ी बड़ी है। लेकिन हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो के अंदर नावें मिली है वो बिल्कुल छोटी छोटी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल मतलब लघुता में भी महत्ता अनुभव करवाने वाली संस्कृति, मतलब सब कुछ छोटा रहते हुए भी महत्ता होती है, महत्व रखना, मतलब सब कुछ छोटी छोटी चीजें होते हुए भी बड़ा महत्व आप उसके बारे में, उस संस्कृति के बारे में अनुभव कर सकते हो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी उसकी संपन्नता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, उसको सबसे बड़ा शहर ही नहीं माना, साधनों वाला, कि हर साधन उसके अंदर थे, हर चीज में वो समृद्ध था। लेकिन बड़ी बड़ी संपन्नता, बड़ी बड़ी चीजों का वर्णन नहीं मिला, तो उसका कारण है कि भव्यता मतलब उन्होंने सुंदर दिखाने का आडंबर है वो नहीं रचा, दिखावापन नहीं था। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हुए हैं, मतलब कुछ ही साल पहले वो हमारे सामने आई, उसकी खुदाई होने के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो पूरा उनके बारे में हम जान नहीं पाए हैं। और उनका एक कारण और भी लेखक बता रहे हैं कि उनकी अनबूझ लिपि, जो उनकी लिपि है, तो वो अनबूझ मतलब अब तक भी हम समझ नहीं पाए हैं, वरना उनमें क्या कुछ लिखा हुआ था वो हम पढ़ लेते तो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है उसके बारे में और भी अधिक जान पाते। वो भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था, मतलब दिखावा नहीं कर रहे थे, वो कला और अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना जो काम कर रहे थे। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, वास्तुकला भवन निर्माण, नगर नियोजन, नगर कैसे अपनी योजना से उन्होंने बना रखा था। धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, मतलब जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पे मनुष्य के फोटो मिले हैं, पेड़ पौधों के फोटो मिले, पशु पक्षियों की फोटो मिले हैं, वो चित्र मिले हैं। सुनिर्मित मोहरें मिली हैं, सुनिर्मित मतलब सुंदर निर्माण की हुई मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, बहुत ही सुंदर तरीके से तस्वीर लगाई गई है उनकी। खिलौने, केस विन्यास, केसों बालों की जो सजावट होती है, आभूषण मिले हैं, और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीकी सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। मतलब तकनीकी उनके अंदर अधिक ना आई होगी, लेकिन कला बहुत अच्छी थी लोगों के अंदर, तभी तो हमें ये जो सारी चीजें ये वहां मिली है। एक अच्छी लिखावट वाली, एक अच्छे अक्षरों वाली उनकी लिपि है, हालांकि हम उसको समझ नहीं पाए हैं। एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी है उसकी जो खूबी है उसका एक ही वजह है, वो है सुंदरता, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर केवल समाज पोषित था।
कि ना तो वो राजा के पोषण के लिए था, ना धर्म के पोषण के लिए। मतलब लोग जो सही ढंग से काम कर रहे थे, या तो राजा के डर से करते हैं, शासन के डर से लोग करते हैं, या धर्म से डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं। तो यहाँ क्या मानते हैं पुरातत्ववेत्ता कि वो समाज का भला करने के लिए जो जो ये अच्छे काम थे, नगर नियोजन था, लोगों वहाँ हथियार का नय मिलना, मतलब ये समाज पोषण का काम था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। ये जो नृत्य मुद्रा में लड़की की 2500 ईस्वी पूर्व नर्तकी की फोटो जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने फाइन आर्ट जिस बच्चे के पास सब्जेक्ट है उसको तो अच्छे से समझ है, क्योंकि इस चित्र के बारे में फाइन आर्ट के अंदर होता भी है, लिखा हुआ जानकारी होती है पूरी। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली है। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह बारीकी कसीदी कारी के काम आती थी। कसीदी कारी होते कपड़े के ऊपर कढ़ाई करना। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली थी, एक नरेश की मूर्ति, एक राजा की फोटो मिली, मूर्ति मिली थी। उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी भी होता है, जो कढ़ाई की गई होती है, वो दुशाला मिला है। मतलब उस राजा की जो दुशाला ओढ़ रखा है, उसने एक शाल ओढ़ रखा है, उसके ऊपर मतलब कढ़ाई की गई है। आज छापे वाला कपड़ा अचरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बाद में हुआ था। मतलब छपाई वहाँ होती थी लेकिन वो बाद में शुरू हुई थी। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले बड़े बड़े। जानकार मानते हैं कि इसमें शायद दरियाँ बुनी जाती, दरियाँ बनाई जाती होगी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य, मतलब कोई सबूत नहीं मिला है कि दरी वहाँ बनती थी, लेकिन बड़े बड़े सुए मिले हैं, तो जानकार इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ दरी भी बनती थी। वह शायद कभी हासिल भी ना हो, मतलब और कोई भी चीज़ें हैं वो हमें पता ही ना चले कि क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार होता है, नमक और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। सिंधु घाटी के पानी है वो रिसाव कर रहा है, इसलिए वहाँ दलदल ज़्यादा हो गई है। तो अब जो खुदाई है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि जो हमारे पास मौजूदा खंडहरों हैं उनको बचा कर रखना अब हमारे सामने बड़ी चुनौती है। यानी कि जितने भी वो खंडहर है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको बचाए रखने के लिए आगे की खुदाई है मोहनजोदड़ो की बंद कर दी गई है। अगर आगे खुदाई होगी, पानी और दलदल आ जाता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके साथ नष्ट हो सकती है। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।